तो ये हमने स्टार्ट डिस्कशन एंड होने वाली थी हमारी, ये गलती से वो वाले क्लिप में से वहीं पे एंड हो गई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वहीं पे स्टॉप हो गई, तो अब मुझे अनइंटेंशनल एक ब्रेक देनी पड़ गई यहाँ पे। एस मिनिमम हम डिस्कस कर रहे थे कि ये इक्वेशन एसीआई की कैसी बनी है, ये यूएस कस्टमर की इक्वेशन है और यूएस एसआई सिस्टम की ये इक्वेशन है। इस पार्ट को हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, इस वाले पार्ट को। सेकंड पार्ट को हम क्लियर देख रहे हैं कि ये कैसे क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है। तो निल्सन के मुताबिक द इंक्लूजन ऑफ एडिशनल लिमिट ऑफ 1.4 BWD ओवर FY इज मेयरली फॉर हिस्टोरिकल रीजंस। हिस्टोरिकल रीजंस क्या है? प्रीवियस जो कोर्स थे उनमें एक रिइंफोर्समेंट लिमिट रखी गई थी 0.005 और उस वक्त जो कॉमन मटेरियल स्ट्रेंथ थी वो 40 ग्रेड की थी, 40 KSI 280 मेगापास्कल की। तो उस वक्त जो 0.005 रखी गई थी, तो 0.005 अगर आप मिनिमम स्टील रेशो रखें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो AS बनेगा, लेट्स लुक एट दिस, AS मिनिमम इक्वल टू 1.4 ओवर FY इंटू BWD। आप ये अगर ये इक्वेशन है SI की, तो मैं SI में FY पुट कर रहा हूँ 280 मेगापास्कल, तो मेरे पास 0.005 BWD आंसर आएगा। यानी अगर इसको मैं BWD को इधर ले आऊँ तो रो मिनिमम इक्वल टू 0.005 ऐसे मैं लिख सकता हूँ। यानी ये जो सेकंड पार्ट है, ये उस वक्त जो लिमिट थी रखी गई थी 0.005 मिनिमम स्टील रेशो की, कि इससे कम स्टील रेशो नहीं होना चाहिए, वो डाल तो 40 ग्रेड की थी, लेकिन उसी को 40 ग्रेड के लिए बात करें तो ये आंसर 0.005 बनेगा, और अगर 60 ग्रेड की बात करें तो वो ज़ाहिर से और भी कम बनेगा। लेकिन ये एक लिमिट जो है वो उस वक्त रखी गई थी, उस लिमिट को यहाँ भी मेंटेन किया गया है। आई डोंट नो ये क्या क्यों रखा गया है, लेकिन दिस व्हाट निल्सन हैज एक्सप्लेन्ड। ये मैंने जहाँ से निल्सन का रेफरेंस उठाया वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आफ्टर क्रैकिंग बट बिफोर यील्डिंग ऑफ द टेंशन रिइंफोर्समेंट, यानी जब हम इस जगह पे हों, आफ्टर क्रैकिंग बट बिफोर यील्डिंग, तो इस जोन में the moment curvature curve again becomes approximately linear but with a different slope than before cracking. This is because cracking reduces the effective moment of inertia of the section, which leads to increased curvature, which leads to reduced stiffness. इसकी जो stiffness है, यानी इसका slope जो है, इनिशियली से इसका मोमेंट कर्वेचर अनक्रैक्ड सेक्शन का जो स्लोप है ये EI के बराबर है, EI के बराबर। जब ये सेक्शन क्रैक हो जाता है तो इसका जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। उस रिड्यूस क्रॉस सेक्शन की वजह से यानी कुछ जो कंक्रीट पार्ट है वो टेंशन में जो क्रैक हो जाते हैं तो नेग्लेक्ट करना पड़ता है। तो आफ्टर क्रैकिंग जितना ज्यादा सेक्शन क्रैक होता जाता है उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका रिड्यूस होता जाता है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन छोटा होता जाता है, तो उस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस होता है। तो इसलिए ये जो आपको स्लोप नजर आ रही है, ये स्लोप कम है कंपेयर टू द स्लोप, बिकॉज इसमें EI ऑफ द सेक्शन रिड्यूस हो गया। E वही है लेकिन I उसका रिड्यूस्ड हो गया। ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एक यानी जिस तरह का एक बिहेवियर है कि कर्वेचर क्विकली बढ़ रहा है, सारा स्मॉल इंक्रीज इन मोमेंट, समवट लाइक यील्डिंग, नॉट लाइक यील्डिंग बट जिस तरह से यील्डिंग में फिनोमेनन होता है, लेकिन ये यील्डिंग की बात नहीं हो रही है। फॉर स्मॉल मोमेंट इन स्लोप एब्रप्टली जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए। दिस इज व्हेन क्रैकिंग हैपेंस, सो जो स्ट्रेस ट्रांसफर होता है स्टील को, उस दौरान जो थोड़ी सी ज्यादा रिड्यूस स्टिफनेस है वो यहाँ पे शो की गई। उसके बाद जब स्ट्रेस ट्रांसफर हो जाए स्टील को, देन अगेन दी स्लोप इज, थोड़ा सा जो स्लोप है वो रीइंस्टेट हो जाती है, उतनी तो नहीं जितनी की पहले थी, लेकिन द सेक्शन स्टार्ट्स टेकिंग लोड। निल्सन ने इस रीजन को, ये जो है उसकी वाइट की बुक है, जेम्स के वाइट की बुक में इस रीजन को यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन से कहा गया है, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन कहा गया है इसको। लेकिन जो निल्सन की बुक है उसमें उसने दो डिवीजन, फर्दर एक डिवीजन की है, यानी क्रैकिंग के बाद फौरन ये जो रीजन है यहाँ पे अभी भी कंक्रीट जो कंप्रेशन में वो इलास्टिक है। सो एक पॉइंट है बीच में एडिशनल लोकेट किया जा सकता है
जिस पॉइंट पे कंक्रीट अपनी इलास्टिक लिमिट को एक्सीड कर जाएगा। तो उस पॉइंट को चाहे तो डाल दें, लेकिन यहाँ पे नहीं डालेंगे तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर डिस्कस करना हो तो वी कैन डिस्कस, बट नॉट रिक्वायर्ड हियर। हम यहाँ पे सिंपल एक लीनियर लाइन ड्रॉ करेंगे कनेक्टिंग y एंड दिस पॉइंट। सो यील्ड पॉइंट, अब यील्ड पॉइंट पे कैसे इस यील्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स m y और phi y कैसे अटेन किए जा सकते हैं, ये कैसे हम जिस तरह हमने C पॉइंट्स की बात कर ली इस तरह Y की बात करने जा रहे हैं। ये क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस ग्राफ में, इसलिए इसको अलग से हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए प्रोसीजर कोई इतना ज़्यादा मुश्किल डिफरेंट नहीं है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन से पहले यानी m यील्ड और phi यील्ड से पहले हम एक थोड़ी सी डिस्कशन करने जा रहे हैं कि as the moment applied to the section continues to increase after the cracking point, the tension stress in the reinforcing steel and the compression stress in the concrete compression zone will steadily increase. ठीक है, मोमेंट बढ़ेगा तो कंक्रीट में स्ट्रेस बढ़ेगा, कंप्रेशन में, स्टील में स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन में। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, लोड बढ़ रहा है, मोमेंट बढ़ रहा है। दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी है कि नीचे जो टेंशन स्टील आपने दिया हुआ है वो यील्ड कर जाए पहले, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि स्टील के यील्ड होने से पहले कंक्रीट क्रश कर जाए। तो हमने जो सेक्शन इस वक्त कंसिडर किया हुआ है वो एक अंडर इनफोर्स सेक्शन है, यानी इसका मतलब अंडर इनफोर्स सेक्शन का हमने पहले डिस्कस कर लिया, वो सेक्शन जिसमें स्टील यील्ड कर जाए बिफोर कंक्रीट रीचेस इट्स मैक्सिमम यूजेबल कंप्रेशन स्ट्रेंथ, यानी सम या यू कैन सिंपली बिफोर कंक्रीट क्रशेस। सो तो हम जो सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं इसमें क्या होगा, स्टील विल यील्ड बिफोर कंक्रीट रीचेस इट्स मैक्सिमम यूजेबल स्ट्रेंथ। अब इसका मतलब इसमें यील्ड पॉइंट आएगा। यील्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स m यील्ड और phi यील्ड किस तरह से अटेन किए जा सकते हैं। इस लेवल पे स्ट्रेन अगर एप्सिलॉन s पे पहुंच जाए तो इस जगह स्ट्रेन एप्सिलॉन s एप्सिलॉन y के बराबर हो जाएगा, और ये d डेप्थ के ऊपर डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट स्टेप में यू एज्यूम जस्ट लाइक आमतौर पे आपको किसी भी पॉइंट के लिए यानी किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए करना पड़ता है, किसी भी पॉइंट्स के m और phi कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ। तो ये एज्यूम कर लेंगे आप न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ x डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब आपको ये, अगर आप ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर रहे हो, अगर आपको ये पता है, आपको ये भी पता है कि मैंने कहाँ पे इस लाइन को कट करना है, यानी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर है, सो यू कैन स्टार्ट ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट अंटिल दिस, और यहाँ से आप इसको एक्सटेंड करके ये लीनियर लाइन होगी, ये स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास डायग्राम बन जाएगी। अब यहीं से आप अगर ग्राफ के पेपर के ऊपर है तो इसको रीड कर सकते हैं कि जब एप्सिलॉन s एप्सिलॉन y के बराबर हो तो ये एप्सिलॉन c max कितना होगा, या आप इस इक्वेशन से भी कंसीडरिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स इससे लिख सकते हैं। एप्सिलॉन c max करस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन s इक्वल टू एप्सिलॉन y, यानी एप्सिलॉन c max की स्पेशल वैल्यू व्हेन एप्सिलॉन s is equal to एप्सिलॉन y can be written from similarity of triangles, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की सिमिलरिटी से you can write this down, एप्सिलॉन y over d minus x into x. The rest of the procedure is same as already discussed. See steps 2 to 7 which we have already discussed. Use the above calculated value of epsilon c max. यानी ये जो आपके पास epsilon c max की वैल्यू आ गई है, इसको लेके अब आप स्टार्ट कर लेंगे उस प्रोसेस को। यानी what I mean is जनरल प्रोसीजर ये था, सेलेक्ट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेंथ। अब आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, अभी जो आपने कैलकुलेट कर ली एप्सिलॉन c max की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन s इक्वल टू एप्सिलॉन y, उसको लेके चलेंगे। और ये आप ऑलरेडी एज्यूम भी कर चुके हैं, यू डोंट नीड टू रीडू दिस, ये आप ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं। उसकी बेस पे आपके पास एक स्ट्रेन डायग्राम ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे हम कैसे फाइनली सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे हम कोऑर्डिनेट्स अचीव कर सकते हैं यील्ड पॉइंट के, जैसे बाकी प्रोसीजर डिस्कस किया गया है उसी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप। नाउ पॉइंट्स बियॉन्ड यील्ड पॉइंट, इस पॉइंट से यील्ड पॉइंट से बियॉन्ड जो यील्ड पॉइंट्स है उनकी कोऑर्डिनेट्स किस तरह से, प्रोसीजर वही है। क्या प्रोसीजर होगा, यू विल कंसिडर additional points on the moment curvature curve can be determined by steadily increasing the epsilon c max. Epsilon c max की ऊपर जो वैल्यू आ गई है आपके पास, that was corresponding to the yield point, उससे अगली नई यानी इंक्रीज्ड वैल्यू, थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू लेंगे तो आपके पास ये वाले पॉइंट्स प्लॉट होते जाएंगे। नाउ
इसमें वही प्रोसीजर होगा। ये आप पॉइंट्स प्लॉट करते जाएंगे। नेक्स्ट आप एप्सिलॉन सी मैक्स की थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे, ये पॉइंट आएगा, थोड़ी और बड़ी वैल्यू, अगला पॉइंट, सो ऑन आपके पास पॉइंट्स आते जाएंगे। अब ये कहाँ तक आप चलते जाएंगे? इसके दो क्राइटेरिया है, दो तरह से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कहाँ तक जाना है। एक क्राइटेरिया ये है कि हम ये स्पेसिफाई कर दें, यूजुअली पॉइंट्स आर जनरेटेड until some predefined maximum usable compression strain is reached, or until the section moment capacity drops significantly below the maximum calculated value। क्या मतलब? या तो एप्सिलॉन सी मैक्स, ये एप्सिलॉन सी मैक्स नहीं है यहाँ पे, ये हमारा कर्वेचर है, लेकिन ये सारी वैल्यूज सर्टेन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन सी मैक्स के करस्पॉन्डिंग प्लॉट हुई है। अगर आपको याद हो, फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है, स्टार्ट विद द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन सी मैक्स और उसके करस्पॉन्डिंग हमारी सारी कैलकुलेशंस चलती हैं। सो एप्सिलॉन सी मैक्स की या तो हम एक प्री डिफाइंड मैक्सिमम यूजेबल वैल्यू फिक्स करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 0.003 फिक्स करते हैं कि हम 0.003 पे एप्सिलॉन सी मैक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, बड़ी से बड़ी वैल्यू हम 0.003 तक ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके बाद रोक लेंगे। या दूसरा क्राइटेरिया, यानी उससे हम एज्यूम ये कर रहे होंगे कि ये तो अब एनालिटिकली हो रहा है ना, एक्सपेरिमेंट तो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो हम फिजिकली देख तो नहीं रहे ना कि अब कंक्रीट बीम कब क्रश होने लगे, आप तो एनालिटिकली काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं हम। तो हम एप्सिलॉन सी मैक्स की एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम यूजेबल वैल्यू फिक्स करके वहां पे फिनिश कर दें डायग्राम को। या दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट आ रहा है इस कर्व में, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, इस जगह पे मैक्सिमम आ रहा है, आप उससे आगे पॉइंट्स उस वक्त तक प्लॉट करते जाएं जब तक के मोमेंट की जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप ना कर जाए मैक्सिमम से। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जहां 80% ऑफ मैक्सिमम मोमेंट, इस जहां मैक्सिमम अगर इतना है तो इसका 80% तक जो वैल्यू जब तक आती जाएंगी मोमेंट की, तो तब तक मैं ड्रॉप करते जाऊंगा। तो ये दो क्राइटेरिया होते हैं नॉर्मली जो डिजाइन कोड्स हैं उनमें, इंक्लूडिंग एसीआई कोड, उसमें हम एक मैक्सिमम यूजेबल कंप्रेशन स्ट्रेन को स्पेसिफाई कर लेते हैं और वही तक हम उसी को हम फाइनल पॉइंट समझते हैं। पॉइंट्स representing maximum compression strains of 0.003, 0.004, 0.005 and 0.006 are noted by the author in this figure। 0.003 के corresponding 4, 5 और 6 के corresponding ये points plot हुए हैं। For each successive point beyond compression strain of 0.003, 0.003 के बाद जितने भी points हैं, what is happening in this region? The section moment capacity is decreasing at an increasing rate। जितना आप इससे दूर जाते जा रहे हैं, इसकी ये कैपेसिटी जो है वो रेट ऑफ डिक्रीज भी उसका ही कम होता जा रहा है, जो स्लोप है उसका फर्दर स्टीपर होता जा रहा है, तो ड्रॉप जो है वो ज्यादा रेट से होता जा रहा है एज यू गो अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, बियॉन्ड दिस पॉइंट। ये क्यों है? दिस इज बिकॉज वी हैव assumed that steels, we have assumed a simplified model of stress strain diagram for steel। हमने यहाँ से लाइन यहाँ तक यील्डिंग हुई और फिर हमने एज्यूम किया कि ये लाइन स्ट्रेट रहेगी, हमने स्ट्रेन हार्डनिंग को नेग्लेक्ट किया हुआ है। अगर एक मोर रियलिस्टिक मॉडल, if a more realistic model was used for the stress strain properties of a reinforcing steel, that is a model that includes strain hardening also, जो कि एक्चुअली होती है, the moment capacity would increase beyond the yield point and would hold steady or at least show a less significant decrease in moment capacity for maximum strain values greater than 0.003। यानी ये जो वैल्यू डिक्रीज होती नजर आ रही है, ये डिक्रीज नहीं होगी, फर्दर इंक्रीज होंगी, या फिर एटलीस्ट ये कि ये या होल्ड करेंगी या एटलीस्ट कम रेट पे डिक्रीज होंगी। जिस तरह से इसमें डिक्रीज नजर आ रहा है इस तरह नहीं होंगी, क्योंकि उस केस में मोमेंट कैपेसिटी का आंसर थोड़ा बड़ा आएगा, इसलिए कि जो फोर्स अभी हमने इस वक्त ASFY के ऊपर कांस्टेंट समझ ली है, वो एक्चुअली इंक्रीज होती जाएगी जैसे स्ट्रेस FY को एक्सीड करेगा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में। तो ज्यादा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय सर्टेन लीवर आर्म विल गिव यू ऑफ कोर्स अ बिगर मोमेंट। तो आपके पास ये कर्व एक्चुअल में इससे ऊपर जाएगी, ये लाइन थोड़ी ऊपर, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी ऊपर, या एटलीस्ट स्टेडी, या फिर अगर डिक्रीज होगी तो एट सर्टेन लेसर रेट ऑफ डिक्रीज।
Now ACI specifies the maximum usable compression strain value equal to 0.003 at which the nominal moment capacity of the section has to be calculated. This is important for design. ACI specify करता है कि कंक्रीट जब कंप्रेशन में उसमें स्ट्रेन 0.003 पे पहुंच जाए तो यहाँ ये उसका मैक्सिमम यूजेबल स्ट्रेन है. आल्दो एक्चुअली जो ये स्ट्रेन है ये इससे ज्यादा जाता है, यानी कंक्रीट 0.003 स्ट्रेन पे एक्चुअली नहीं क्रश होता, ये इट कुड गो टू एज हाई एट 0.005 और इवन मोर, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, लेकिन हम एक कंजर्वेटिव वैल्यू यानी एक्चुअली ये 0.028 टू 0.005 समथिंग या वेरी कर सकते हैं, लेकिन हम एक कंजर्वेटिव वैल्यू ले रहे हैं 0.003 ACI. ACI takes 0.003 as the maximum usable compression strain. इसकी बेस पे हम डिजाइन करते हैं, यानी हम डिजाइन में कहेंगे कि जिस स्ट्रेन पे जहां स्ट्रेन 0.003 पहुंच जाए, 0.003 के करस्पॉन्डिंग जो M की वैल्यू है वो हमारी मैक्सिमम, वो हमारी MN है, नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी. यानी इस ग्राफ में जो नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी है ACI कोड के मुताबिक ये इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है, ये जो 0.003 की आपको स्ट्रेन दिखाई गई है. अच्छा, एक चीज जो यहाँ से आपको नोट करनी चाहिए वो ये है कि आप अगर इवन आप 0.005 भी एज्यूम कर लें कि लेट्स से 0.005 मैक्सिमम यूजेबल कंप्रेशन स्ट्रेन है, उसके बावजूद भी आपका आंसर इससे कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा. आपका MN का जो आंसर होगा, कैपेसिटी का जो आंसर होगा, वो इस मोमेंट से कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा शायद. एक्चुअल अगर हम कंडीशन एज्यूम करें, स्ट्रेन हार्डनिंग को नेग्लेक्ट अगर ना करें स्टील में, तो शायद थोड़ा सा ऊपर जाए, बट कोई इतना फर्क नहीं होगा. यहाँ पे जो यील्डिंग के बाद जो रीजन है, यू कैन सी दैट इस केस में तो हमने स्ट्रेन हार्डनिंग को नेग्लेक्ट किया हुआ है, तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट एक फ्लैट लाइन की तरह जा रही है. तो लेकिन एक्चुअल में थोड़ी सी इससे ऊपर को जाएगी लाइन. सो इतना कोई डिफरेंस नहीं है between values corresponding to 0.003 or 0.004 or 0.005. इतनी sensitive नहीं है ये calculations to the maximum, to the choice of maximum usable compression strain. So it doesn't make much difference. Now ductility. This is very important concept to ductility. Design को समझने के लिए you must understand ductility. खाली हमें capacity नहीं चाहिए होती एक section से, हमें उसकी ductile nature भी चाहिए. You know the reasons. Before we start discussing ductility, we need to first look at ductility in a broad perspective. Ductility हम different levels पे discuss करते हैं. एक होती है material level पे ductility, यानी हम you have heard the terms ductile and brittle materials. So material ductility के लिए you look at the stress strain diagram of the material. So उसमें फिर हम कहेंगे इसकी जो definition होगी, it is defined in terms of a ratio of two strains. For steel it is ratio of the elastic strain to the plastic strain, यानी ये वाला ordinate divided by ये वाला ordinate कह रहा हूँ, एप्सिस कहना चाहिए, यानी ये epsilon plastic ratio divided by epsilon elastic, यानी ये मटेरियल की डक्टिलिटी की बात हो रही है. इस मटेरियल से जब आप क्रॉस सेक्शन कोई बनाएं, यानी ये मटेरियल किसी क्रॉस सेक्शन में प्रोवाइड करें, तो जरूरी नहीं कि हर दफा वो क्रॉस सेक्शन, अगर उसके अंदर जैसे कंक्रीट की हम बात करेंगे, उसमें दो मटेरियल्स है, कंक्रीट भी है, स्टील भी है. अब कंक्रीट ब्रिटल है, स्टील डक्टाइल है, मटेरियल लेवल पे बात हो रही है, कंक्रीट स्टील. दो मटेरियल्स जो है और एक डक्टाइल, उनको आप यूज कर रहे हैं एक क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए, जैसे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में होता है, जैसे स्टील भी होता है, कंक्रीट भी होता है. अब वो सेक्शन डक्टाइल होगा या ब्रिटल होगा, इसके लिए आपको उस सेक्शन का मोमेंट कर्वेचर कर्व देखना पड़ेगा. जैसे ये अगर ये वाला क्रॉस सेक्शन जिसकी हमने एनालिसिस किया है, दिस इज क्वाइट अ डक्टाइल सेक्शन, इसकी अच्छी डक्टिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे यील्ड जिसके ऊपर वो यील्ड हुआ है कर्वेचर, जिसके ऊपर सेक्शन यील्ड के टाइम पे जो उसका कर्वेचर था वो, और आप जो भी कोई वैल्यू, मसलन आप मैक्सिमम यूजेबल कंप्रेशन स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग जो उसका कर्वेचर है, एक अच्छा डिफरेंस है इनके बीच में, यानी अच्छी एक रेशियो बन जाएगी, ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू.
कर्वेचर की, या आप जो भी कोई वैल्यू फिक्स कर लें कि मसलन अगर आप वैल्यू यानी जो दूसरा जो पॉइंट है जहां पर रेशो लेने लगे हैं, एक तो आपका फाई ये हो गया ना, फाई करस्पॉन्डिंग टू यील्ड, दूसरा जो तरीका यानी हो सकता है फाई जो अगली वैल्यू है जिसको डिवाइड करना है बाय दिस, एक वैल्यू तो एक तरीका तो ये कि जो मैक्सिमम यूजेबल कंप्रेशन स्ट्रेन है उसके करस्पॉन्डिंग फाई देख लें आप, जो कि अभी डिस्कस कर लिया। या दूसरा तरीका ये जो एंड पॉइंट इस कर्व का स्पेसिफाई करने का ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप स्पेसिफाई करते हैं कि जहां पे 85% पे ड्रॉप कर जाए या 80% या जितने भी आप स्पेसिफाई करते हैं मोमेंट का 80% जहां पे आ जाए उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फाई, तो उस केस में तो और ज्यादा हो जाएगी इसकी डक्टिलिटी। बट आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज अ डक्टाइल सेक्शन। कैसे पता चल रहा है? लुकिंग एट द मोमेंट कर्वेचर कर्व। सो सेक्शन लेवल पे दिस इज डक्टिलिटी विल बी डिस्कसिंग, क्योंकि हम सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, हम अंडर इनफोर्स एक सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, हम किसी मटेरियल को नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ टू कर्वेचर्स। डक्टिलिटी ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज, अगर हम डक्टिलिटी को यू से रिप्रेजेंट कर लें, फाई प्लास्टिक और फाई इलास्टिक। अब फाई प्लास्टिक की डेफिनेशन दो तरह से हो सकती है। वन इज फाई, द वैल्यू ऑफ फाई करस्पॉन्डिंग टू सर्टेन प्रीडिफाइंड maximum usable compression strain value, or the other is to look at the point where moment capacity has dropped certain percentage of the actual of the maximum capacity, मतलब 80% या 90% जैसे पहले डिस्कस कर लिए। So this is how we define section level ductility. Next is, ये थोड़ा सा पेन जो है वो चेंज करना पड़ गया मुझे, member level ductility। member level ductility का मतलब क्या है? बस एक पूरी बीम है उसकी डक्टिलिटी की बात हो रही है। अब उसमें डेल्टा प्लास्टिक और डेल्टा इलास्टिक दो डिस्प्लेसमेंट्स की अब हम बात कर रहे होंगे, ठीक। मेंबर लेवल। स्ट्रक्चर लेवल डक्टिलिटी, ये पूरे स्ट्रक्चर की डक्टिलिटी की बात हो रही थी, ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्विकली बात करूं फ्रेम स्ट्रक्चर के केस में, अगर उसने फेल होना है तो डिजायर्ड फेलियर पैटर्न क्या है उसके लिए कि वो उसका बीम पहले फेल हो, बाद में कॉलम फेल हो। अगर कॉलम फेल हो गया तो देयर आर हाई चांसेस दैट देयर विल बी अ मच मोर ग्लोबलाइज्ड फेलियर, मच मोर ब्रिटल फेलियर। कॉलम का बिहेवियर मच मोर ब्रिटल होता है कंपेयर टू अ बीम। सो इन दिस डिस्कशन वी आर डिस्कसिंग डक्टिलिटी ऑफ reinforced concrete section. So we will define ductility of a cross section as phi at maximum usable compression strain, जो अभी डिस्कस कर लिया। ACI की वैल्यू 0.003 है इसके लिए, और फाई एट यील्ड, यानी इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फाई और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फाई, इस ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू कर्वेचर की। This is how we will be defining the ductility. Ductility of a section is the ability of the section to deform beyond its yield point without a significant strength loss. ठीक है? The maximum usable strain can be expressed as a specific value as done by most design codes, or it could be defined as the strain at which the moment capacity of the section has dropped below some specified percentage of the maximum moment capacity of the section। ये जो पहले डिस्कस कर लिया हुआ है, ये मैंने क्योंकि इसको डिस्कस करना था तो आखिर में ये पेज मैंने स्कैन करके लगा दिया है। नेक्स्ट फाइनल टॉपिक हमारा है इफेक्ट ऑफ मेजर सेक्शन वेरिएबल्स ऑन स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। ये है बेसिकली, अगर आपको इसका ऑब्जेक्टिव याद हो, हाउ चेंजेस इन मटेरियल सेक्शन प्रॉपर्टीज अफेक्ट फ्लेक्सुरल बिहेवियर। बिल्कुल स्टार्ट में हमने जो डिस्कस किया था, अभी तक जितने डिस्कशन की, वी वांटेड टू डेवलप सम बेस ऑन व्हिच वी कैन डिस्कस दीस पैरामीटर्स, हाउ डिफरेंट section parameters, how different material properties affect strength and ductility of a cross section. Very important discussion. इस discussion को समझना बहुत important है if you want to understand how actually design works, if you want to understand the design process. ये मैं अलग से हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए क्योंकि इसमें मेनली मैंने ग्राफ्स को डिस्कस करना था, ज्यादा टेक्स्ट इसमें नहीं हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बेसिकली ग्राफ की फॉर्म में डिस्कस होने लगा है। हम कैसे इस सेक्शन को, हम कैसे इस इफेक्ट को स्टडी करने जा रहे हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स का इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। इसके लिए हमने एक बेसिक सेक्शन ले लिया, ये जो पीछे सेक्शन लिया था जिसकी AS 2.5 दिखाया था, इफ यू रिमेम्बर, ग्रेड 60 और D इसका 21.5, FC प्राइम 4000, B was 12 इंच। ये प्राइमरी वेरिएबल्स हैं हमारे पास, AS, FY, D, FC प्राइम और B।
ये है हमारा बेसिक सेक्शन, जिसको हमने अभी, ये जिसका मोमेंट कर्वेचर कर्व है, जिसका मोमेंट कर्वेचर कर्व ये है, ये मोमेंट कर्वेचर कर्व किस सेक्शन का है, जिसकी ये वाली प्रॉपर्टीज है, ए एस इतना, एफ वाई डी, एफ सी प्राइम बी इतना। इफ यू रिमेम्बर, हमने शुरू में जो सेक्शन ड्रॉ किया था उसको भी हमने यही प्रॉपर्टीज असाइन की थी। लेट मी क्विकली टेक यू टू दैट पॉइंट ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। Just a minute. See where is it? Just a minute. ये B 12 इंच, H is 24 इंच, जिसमें करस्पॉन्डिंगली D हमारा 21.5 है। पैरामीटर हम जिसको डिस्कस करने लगे वो D है, H नहीं है। D इज इफेक्टिव डेप्थ, ठीक हो गया। 2.5 इंच स्क्वायर इसमें टेंशन स्टील एरिया है, और एफ सी प्राइम और एफ वाई हमने अभी जो डिस्कशन किया उसमें बता दिए हैं कि इसके एफ सी प्राइम और एफ वाई जो है वो ये है 4000 psi एंड 60 psi। ऑलराइट, अब हम एक अगला जो सेक्शन होगा उसमें हम इन पैरामीटर्स में से कोई एक वैल्यू चेंज कर लेंगे। मसलन हमने नेक्स्ट जो डाला है सेक्शन जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसको हम बेसिकली कंपेयर करने जा रहे हैं, वो ये किसी चीज की, ये जनरल आप समझ लें, जब भी आपने कोई स्टडी करनी हो, वो उसका तरीका किसी एक पैरामीटर को इफेक्ट देखना हो तो आप दो जो यूनिवर्सल, ये आपका बेसिक सेक्शन है, ये आपका ओरिजिनल सेक्शन है, इसमें आप एक चीज एक टाइम पे चेंज करेंगे। ये नहीं है कि अगर आप ये भी चेंज कर देंगे, ये भी चेंज कर देंगे, अब आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये जो बिहेवियर में चेंज है ये किस पैरामीटर की वजह से आ रहा है, किसका कितना इफेक्ट है। आप आइसोलेट नहीं कर सकेंगे इफेक्ट्स, तो हम एक टाइम पे एक पैरामीटर चेंज करते हैं। मसलन इस क्रॉस सेक्शन और इस क्रॉस सेक्शन में बाकी हर चीज वही है, 12 12 4000 4000, ये भी सेम, ये भी सेम, सिर्फ हमने एरिया बदला है, 2.5 की जगह 4.5 इंच स्क्वायर कर दिया। ये बेसिक सेक्शन से थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा बढ़ा है, मॉडरेट एज कहा है इसको हमने। अच्छा, यहाँ पे जो मॉडरेट, हाई, लो, लार्ज, स्मॉल, ये वैल्यूज डिस्कस हुए, ये रिलेटिव टू वैल्यूज इन द बेसिक सेक्शन। इसके लिहाज से मॉडरेट एस यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा एएस, इसमें हमने टेंशन स्टील का एरिया बढ़ा दिया, बाकी वही चीजें। अब इससे अच्छा, अगले सेक्शन में हमने अगेन इन सारी चार पैरामीटर्स को अगेन वही रखा है, सिर्फ एरिया हाई कर दिया। जो 2.5 से इसमें 4.5 किया था, इसमें और भी बढ़ा दिया, 6.5 कर दिया। तो इस तरह अगर हम इन दोनों का, इन तीनों का अगर हम मोमेंट कर्वेचर कर्व देखें तो हम इससे देख सकेंगे कि एरिया बढ़ाने से मोमेंट कर्वेचर कर्व पे क्या इफेक्ट। तो इसका प्लॉट आपको यहां पे दिया गया है। ये वो बेसिक सेक्शन है जिसको पहले डिस्कस किया था, और उसके बाद ये मॉडरेट एएस वाला सेक्शन है, और फिर ये हाई एएस वाला सेक्शन है। अब आप मोमेंट कर्वेचर कर्व ये कंप्लीट आपको सेक्शन के बारे में बता रहा होता है। उसको मोमेंट कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी है आप यहां से रीड कर लें, इसकी यहां से रीड कर लेंगे, इसकी यहां से रीड कर लेंगे, और इसकी यहां से रीड कर लेंगे। तो एरिया बढ़ाने से बाकी पैरामीटर्स उसी तरह से हैं। टेंशन स्टील का एरिया नीचे बढ़ाते जाने से एक जो आपको इफेक्ट नजर आ रहा है वो तो ये है कि जितना आप एरिया ज्यादा डालते जाएंगे उसकी मोमेंट कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। गुड, मोमेंट कैपेसिटी बढ़ गई, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। It is clear that increasing the tension steel area causes a proportional increase in the strength of the section as expected. However, the higher tension steel areas also cause a less ductile behavior of the section. Look at this. मैं अगर यहीं पे भी बिल्कुल उसी ग्राफ को यहाँ पे, ये वही ग्राफ है जो वहां पे मैंने स्कैन करके लगाया हुआ। एरिया बढ़ाने से मोमेंट कैपेसिटी बढ़ गई। गुड, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट एल्स इज हैपनिंग, जो इन तीनों में अभी यील्डिंग हो रही है, इसमें यहाँ पे यील्डिंग, इसमें यहाँ पे यील्डिंग, इसमें यहाँ पे यील्डिंग हो रही है, लेकिन डक्टिलिटी डिक्रीज हो गई है। इसकी डक्टिलिटी मसलन कितनी हो सकती है आपके ख्याल में? ये जो पॉइंट है दिस फाई, इसके करस्पॉन्डिंग फाई डिवाइडेड बाय जो यील्ड के ऊपर था, इसकी रेशो। इस सेक्शन की यहाँ पे ये यील्डिंग के करस्पॉन्डिंग फाई आपको मिल जाएगा,
और प्लस आपको ये जो पॉइंट है जहां से ड्रॉप आना शुरू हुआ है, ये पॉइंट 0.03 के करस्पॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी, यहां से ये फाई, इस फाई यानी इस फाई और इस फाई की रेशो अगले में चले जाएं तो ये यील्डिंग का के वक्त इसका जो फाई है वो, और अब यहाँ पे दिखाया नहीं गया कि 0.003 के करस्पॉन्डिंग फाई कौन सा है, बट यू कैन सी दैट दिस इज ये जो रेशो है फाई करस्पॉन्डिंग टू 0.003 है। यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा कि अब ये शायद यहाँ से प्रॉब्ली ये ड्रॉप होना शुरू, ये प्रॉब्ली यहाँ से ये है वो पॉइंट फाई की वैल्यू, फाई की ये वैल्यू है करस्पॉन्डिंग टू 0.003, और ये साथ ही वैल्यू है यील्डिंग फाई फॉर करस्पॉन्डिंग टू यील्डिंग। तो ये डक्टिलिटी रिड्यूस होती जा रही है जैसे जैसे आप टेंशन स्टील का एरिया बढ़ाते जा रहे हैं। सो let me go through the paragraph also. This because of this loss of ductility as the tension steel area is increased. जैसे जैसे आप डक्टिलिटी, आप टेंशन स्टील एरिया बढ़ा रहे हैं, मोमेंट कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ डक्टिलिटी लूज होती जा रही है। इस वजह से the ACI code places an upper limit on the permissible area of tension reinforcement. This will be discussed in detail when we go to that relevant topic 4-6. ठीक हो गया? क्यों हमें अपर लिमिट की जरूरत है टेंशन स्टील रिइंफोर्समेंट रेशियो के ऊपर? बिकॉज अगर हम एरिया एक्सेसिवली ज्यादा कर देंगे तो सेक्शन हाईली ब्रिटल हो जाएगा, इसकी डक्टिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगी, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ऑल्दो ये फेल लेट होगा, काफी बड़ी कैपेसिटी है ये कंपेयर टू दिस, ऑलमोस्ट डबल कैपेसिटी है, बट एट द सेम टाइम वेरी लेस डक्टिलिटी। सो दिस इज नॉट परमिटेड। वी हैव टू पुट एन अपर लिमिट, वी हैव टू हैव अ मैक्सिमम अलाउएबल रिइंफोर्समेंट रेशियो, मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट रेशियो जहां से हम एक्सीड नहीं कर सकेंगे। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये था इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग दी टेंशन स्टील एरिया विद अदर पैरामीटर्स केप्ट कांस्टेंट। नेक्स्ट जो स्टेप किया गया है, नेक्स्ट जो हमने सेक्शन कंसीडर किया है, इसकी मैं आपको जो चीजें पहले कांस्टेंट है उनको बात कर रहा हूँ। 4000 डी भी उतना ही, ये एरिया उतना ही जितना के बेस का था, लेकिन हमने ग्रेड 60 से ग्रेड 80 कर दिया, हाई FY कंपेयर टू द बेस, 60 से ग्रेड 80। सो लेट्स सी के इससे क्या फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे हम इस जगह से ग्राफ इस वाली से देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर भी है। ये अगेन हम ये हमारा बेसिक सेक्शन है, ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है ये बेसिक सेक्शन है। इस बेसिक सेक्शन और इंक्रीज्ड FY का कंपैरिजन हो रहा है, बाकी इसमें और इसमें और कोई फर्क नहीं है, उतना ही एरिया ऑफ टेंशन स्टील इसमें भी और इसमें भी, लेकिन जो ग्रेड ऑफ द स्टील डाला हुआ है इसमें बढ़ा दिया है। नाउ लुक एट दिस, इट हैज एसेंशियली द सेम इफेक्ट एज इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ टेंशन स्टील। एरिया ऑफ टेंशन स्टील का क्या इफेक्ट था? मोमेंट कैपेसिटी बढ़ गई थी, डक्टिलिटी रिड्यूस हो गई थी। यही इफेक्ट हमारे पास हमें देखने को मिल रहा है अगर हम एरिया उतना ही रखें लेकिन ग्रेड ऑफ द स्टील बढ़ा दें। इसका क्या मतलब हुआ? हायर ग्रेड का ग्रेड हायर करने की वजह से हमारे पास मोमेंट कैपेसिटी तो नेचुरली बढ़ जाएगी, ये वाली मैक्सिमम ऑर्डिनेट हमारा बढ़ जाएगा, बट सेक्शन की डक्टिलिटी कंप्रोमाइज होगी। इसकी डक्टिलिटी आप देख सकते हैं, ये वाली वैल्यू फाई की इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग और ये वैल्यू जो यील्डिंग के करस्पॉन्डिंग है, ये रेशियो रिड्यूस हो गई है कंपेयर टू द बेसिक के केस में ये वाली ये काफी ज्यादा है। अब इसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग है तो मैं प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पा रहा कि 0.003 स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग फाई कौन सा है, बट एनीवेज दिस इज clearly much more ductile basic section. So this is what we have seen here. It is clear that increasing ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। इट इज अभी हम नेक्स्ट जो फिगर है इसके बारे में थोड़ा सा कंप्लीट रीड कर लेते हैं। फिगर 4-2, ये वाली फिगर 4-2, इट शोज व्हाट? शोज
shows moment curvature plots for the basic section and for the sections defined in the last 4 columns. ये जो last 4 columns है, ठीक है. अभी हमने इसकी डिस्कशन ओपन कर ली थी. सॉरी ये लास्ट 4 कॉलम्स इनकी कंपैरिजन है विद द बेसिक सेक्शन. तो ये हमने देख लिया हाई एफ वाई का. It is interesting from a design perspective to observe how changes in the different section variables affect the flexural strength, stiffness and ductility of the beam sections. ठीक है. flexural strength से मुराद maximum ordinate of the M in the M phi curve. ductility हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में. stiffness क्या चीज है? stiffness से मुराद ये जो आपका स्लोप ऑफ द डायग्राम है, स्लोप ऑफ दिस मोमेंट कर्वेचर डायग्राम, ये उसकी स्टिफनेस है. अच्छा, एन इंक्रीज इन द स्टील यील्ड स्ट्रेंथ, ये वाली बात हो रही है. सॉरी, आज ये वाली इंक्रीज्ड यील्ड स्ट्रेंथ कंपेयर्ड टू द बेस. इट हैज essentially the same effect as increasing the tension steel area. That is, the section moment strength increases and the section ductility decreases. Increases in either the steel yield strength or the tension steel area have very little effect on the stiffness of the section before yield, as represented by the elastic slope of the M phi relationship. Look at this. ये basic section है और ये increased FY वाला section है. दोनों की जो stiffness है, look at ये important. ये basically deflection control से related ये वाला part important है. शुरू में तो they are kind of overlapping, लेकिन ये जो region है cracking के बाद up to the yielding point, ये डिफ्लेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रीजन है एम फाई कर्व का. यू कैन सी कि ये ऑलमोस्ट ओवरलैप हो रहे हैं. सो इनकी दोनों की स्टिफनेस एक जैसी है. इसकी वजह बेसिकली ये कि अगर आप ग्रेड 80 और ग्रेड 60 का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखें तो ई वैल्यू दोनों की सेम है, सिर्फ उनके एफ वाई का फर्क होता है. इंक्रीजिंग नेक्स्ट इफेक्ट हम पढ़ने लगे. यहां तक हमने कवर कर लिया. नेक्स्ट है कि डी बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा. अब इसको देखो जरा, इस सेक्शन और इस सेक्शन की प्रॉपर्टीज में क्या फर्क है. B12 ये भी 12, सेम डी सेम बी है. 4000 psi ये भी 4000 psi, ये 60 ये भी 60, ये 2.5 ये भी 2.5. ओनली डिफरेंस इज कि ये 21.5 है डी, और लार्ज डी के केस में हमने 32.5 कर दिया डी. ऑलराइट, तो इस सेक्शन और इस सेक्शन में सिर्फ क्या फर्क है, इसका D 21.5, इसका D 32.5, बाकी पैरामीटर्स एक जैसे. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज D कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट. ये हमारा बेसिक सेक्शन है और ये इंक्रीज D वाला सेक्शन है. लुक एट द डिफरेंस. यानी आपने अगर D बढ़ा दिया, सो सिर्फ D बढ़ाने से ये कितना फर्क पड़ गया. दो इफेक्ट्स आपके पास मिल रहे हैं. आपका मोमेंट कैपेसिटी बढ़ रही है आपकी, जो आप एक्सपेक्ट करेंगे. बड़ा क्रॉस सेक्शन होगा तो मोमेंट कैपेसिटी बढ़ जानी चाहिए. दूसरा जो आप इफेक्ट देख रहे हैं, द डक्टिलिटी इज नॉट कंप्रोमाइज्ड एट द सेम टाइम. विदाउट कंप्रोमाइजिंग डक्टिलिटी आपका मोमेंट कैपेसिटी बढ़ानी है, यू नीड टू इंक्रीज योर डी. क्यों ये इतना बड़ा चेंज आ रहा है, इंक्रीज डी और बेसिक डी का चेंजेस. अच्छा सॉरी, लेट्स लुक एट this file. Increasing the effective flexural depth of the section D increases the section moment strength without decreasing the section ductility. So increasing the effective flexural depth also increases the elastic stiffness of the section. Why? Because the section moment of inertia I is significantly affected by the depth of the section. Rectangular के केस में D पे क्यूब होता है ना, BH क्यूब और 12 या BD, अगर इफेक्टिव आप डायमेंशन लें तो BD क्यूब और 12. तो D को बढ़ाने से ना सिर्फ ये कि मोमेंट कैपेसिटी बढ़ गई, ना सिर्फ ये कि आपका डक्टिलिटी कंप्रोमाइज नहीं हुई. कंप्रोमाइज ना होने से मरा दिया कि ऑलमोस्ट वही डक्टिलिटी है, प्लस आपका सेक्शन ज्यादा स्टिफ हो गया. यू हैव इंक्रीज डिफ्लेक्शन कंट्रोल. अब कर्वेचर कम होगा तो डिफ्लेक्शन भी कम प्रोड्यूस होगी ना. तो डी बढ़ाने से कितने फायदे हुए. आपका मोमेंट का कैपेसिटी बढ़ गई, आपकी डक्टिलिटी कंप्रोमाइज नहीं हुई, और स्टिफनेस पे क्या फर्क पड़ा, स्टिफनेस बढ़ गई. यानी डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने का भी यही तरीका है कि आप मोमेंट आप डी बढ़ा दें. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आगे हम जितने भी डिफ्लेक्शन कंट्रोल पढ़ेंगे कि हमने डिफ्लेक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, वो डेप्थ से रिलेटेड होगा. ये डिस्कशन वहां भी आपको काम आएगा. नाउ
ये हमने यहां तक डिस्कस कर दिया लार्ज डी का। हमने इन दो में हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ टेंशन स्टील, यहां हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ग्रेड ऑफ द स्टील, यहां हमने डिस्कस किया इंक्रीजिंग इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाई एफसी प्राइम। हाई एफसी प्राइम से मुराद इस क्रॉस सेक्शन, इस सेक्शन और इस सेक्शन की बाकी हर चीज वही है। लेट मी कंफर्म इट। AS 2.5, यहाँ भी 2.5, इसका FY 60, इसका भी 60, इसका D 21.5, इसका भी D 21.5, इसका B12, इसका भी B12, इसका FC प्राइम 4000 बेसिक सेक्शन का और इसका बढ़ा दिया 6000 PSI कर दिया, यानी 1.5 टाइम हमने FC प्राइम बढ़ा दिया, 50% इंक्रीज कर दिया कंपेयर टू द बेसिक। लेकिन हमें इफेक्ट क्या नजर आ रहा है? ये बेसिक सेक्शन है और इंक्रीज्ड FC प्राइम का ये लाइन जा रही है आपकी। very little effect on moment, capacity, strength को जिसको यहाँ strength कहा गया है इस बुक में, moment capacity पे very little effect, strength बहुत कम increase हो रही है by increasing FC prime, very important observation। इसी तरह आपने FC prime 50% increase किया और there is a very little increase in moment capacity, perhaps less than 5% or 10%। so इससे क्या पता चला आपको? अगर आपने किसी सेक्शन की कैपेसिटी बढ़ानी है, मोमेंट कैपेसिटी, तो आप एफसी प्राइम पे जोर ना लगाएं इन केस ऑफ बीम्स। लेट्स रीड द स्टेटमेंट हियर आल्सो। चेंजेस, अच्छा ये डी में थोड़ी सी एक चीज रह गई थी, सॉरी मैं थोड़ा सा बैक जा रहा हूं डी का इफेक्ट में, कि डी के कितना सेंसिटिव है मोमेंट कैपेसिटी कर्व टू द डी, कितना सेंसिटिव है। इस वजह से ये कह रहे हैं कि these results clearly indicate the importance of the effective flexural depth of a member, so proper placement of reinforcement during construction should be a priority item for field instructors। यानी जो ड्राइंग में डी स्पेसिफाई की गई, जितना कवर स्पेसिफाई किया गया उतना ही रखा जाए। अगर आप ज्यादा कवर डाल देंगे, डी कम कर लेंगे, तो जो डिजाइनर एज्यूम कर रहा था आप उस एजम्पशन से बहुत अवे चले जाएंगे। सो आपका मोमेंट कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकती, सॉरी यहाँ पे देखना चाहिए, मोमेंट कैपेसिटी आपकी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकती है और आपका स्टिफनेस भी आपकी रिड्यूस हो सकती है। हो सकता है कि आपका एक्सेसिव डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाए। सो यू मस्ट इंश्योर कि जितनी डिफ्लेक्शन फ्लेक्सुरल डेप्थ उसने डिजाइनर ने स्पेसिफाई की है इफेक्टिव डेप्थ, उतनी आप प्रोवाइड भी कर दें एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के दौरान। ये एक पॉइंट रह गया था इफेक्ट ऑफ फ्लेक्सुरल डेप्थ का। ये अब वापस आ रहे हैं इफेक्ट ऑफ एफसी प्राइम के ऊपर। चेंजेस इन कंक्रीट स्ट्रेंथ एंड सेक्शन विड्थ, ये इकट्ठा इनको डील कर रहा है बिकॉज़ दे हैव सिमिलर इफेक्ट, हैव अ स्मॉलर इफेक्ट ऑन मोमेंट स्ट्रेंथ देन माइट बी इनिशियली एक्सपेक्टेड। ये जो यानी इन दो को इकट्ठा डिस्कस कर रहे हैं। एक ये वाला जिसमें हमने एफसी प्राइम 4000 से 6000 कर दिया, एफसी प्राइम 50% बढ़ा दिया, हाई एफसी प्राइम, और लार्ज बी के केस में हमने ये बाकी पैरामीटर्स इसी तरह AS 2.5, 2.5, 60, 60 FY, D भी उतना ही, FC प्राइम बेस सेक्शन की तरह 4000, और इस केस में भी हमने 12 से 18 इंच कर दिया, लार्ज बी 50% भी बढ़ा दिया। तो चाहे आप FC प्राइम को 50% बढ़ा दें, 4000 के मुकाबले में 6000 कर दें, एक टाइम पे एक चीज बढ़ानी है, और या फिर आप B की वैल्यू 12 से 18 कर दें, 18 इंच कर दें, ये भी 50% इंक्रीज है। दोनों केसेस में यू विल सी अ सिमिलर रिस्पॉन्स। इसलिए एक ही लाइन ड्रॉ कीजिए, इंक्रीज एफसी प्राइम आरबी, ये ओवरलैप हो रहा है ऑलमोस्ट, इसलिए यहाँ पे इकट्ठा ही इनको दिखाया गया। ये जो ऊपर वाली लाइन है बेसिक के मुकाबले में, इसका मतलब क्या हुआ, एफसी प्राइम या बी बढ़ाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने लगा आपकी मोमेंट कैपेसिटी पे। सो इन पे जोर नहीं लगाना चाहिए फिर आपको। सो दीज टू वेरिएबल्स विल हैव ओनली अ स्मॉल इफेक्ट, smaller effect on moment strength than might be initially expected. Next, these two variables will have only a small effect on the moment arm between the tension and compression forces shown in figure 4-9D, but they do not affect the value of the tension and thus the compression force. So यानी इस moment capacity क्या चीज होती है, M क्या चीज होती है, फोर्स इंटू लीवर आर्म, और वो फोर्स C या T जो एक वैल्यू दोनों बराबर होंगी इंटू इट्स लीवर आर्म। तो FC प्राइम और B की वजह से जो चेंज आता है मोमेंट कैपेसिटी में, वो इस तरह से आता है कि वो फोर्स में नहीं आ रहा होता। मसलन आप FC प्राइम बढ़ा दें, FC प्राइम अगर आप बढ़ा दें, मैं FC प्राइम से समझा रहा हूं आपको, तो T जो फोर्स ASFY के बराबर कांस्टेंट हो जाती है ना,
ASFY पे पहुंच के स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस हो सकता है एज पर आवर असम्पशन इलास्टिक परफेक्ट प्लास्टिक के मुताबिक मैक्सिमम FY प्रोड्यूस हो सकता है। अब एरिया आप बढ़ा नहीं रहे, एस आपका उतना ही है जितना पहले था 2.5 ग्रेड वही है 60 तो ASFY वाला प्रोडक्ट तो वही रहेगा ना 2.5 into 60। अगर मैं अभी किप्स में बात करूं किप्स में बात कर दूं और इसको जब आप लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मोमेंट कैपेसिटी आएगी। FC प्राइम बढ़ाने से फोर्स नहीं चेंज हो रही है, T नहीं चेंज हो रहा तो T और C तो बराबर होते हैं तो इसका मतलब C भी नहीं चेंज हो रहा, फोर्स नहीं चेंज हो रही है। दूसरी चीज चेंज हो रही है, लीवर आर्म चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। फॉर हाई FC प्राइम द लीवर आर्म विल बी हायर, यानी लार्जर होगा, हायर कह रहा हूं, लार्जर कहना चाहिए, लार्जर FC प्राइम होगा। सो ये मोमेंट आर्म के ऊपर अफेक्ट करते हैं FC प्राइम भी और B भी। B का भी उसी तरह से है, मतलब अगर आप B बढ़ा दें सो व्हाट, आप B बढ़ा दिया आपने तो आपका AS और FY तो प्रोडक्ट वही रहेगा ना जब तक आप इन दो को चेंज नहीं करेंगे। T वही है तो C भी वही रहेगा। अगेन ओनली थिंग दैट कैन चेंज इज द मोमेंट आर्म, जिसकी वजह से मोमेंट कैपेसिटी बढ़ सकती है। तो इस वजह से दे डोंट रियली मेक मच डिफरेंस टू द मोमेंट कैपेसिटी। So these variables have a significantly smaller effect on the moment strength of the section than the tension steel area, steel yield strength and the effective flexible depth। जो पहले तीन पैरामीटर्स शुरू में डिस्कस कर लिए। Because final failure in bending for these sections is governed by reaching the maximum usable compression strain in the extreme concrete compression fiber. Increases in either the concrete strength or section width do cause a significant increase in curvature at failure as calculated in equation 4-8 by decreasing the neutral axis depth required to balance the tension force from the reinforcing steel। यहाँ पे I have tried to explain। सॉरी, ये मैंने दूसरी एक्सप्लेनेशन लिखी है जिससे पहले डिस्कस कर लिया है। फाइनल फेलियर हमारा चूंकि क्राइटेरिया हमारा ये है कि फाइनल फेलियर का क्राइटेरिया ये है कि जब हमारा एप्सिलॉन C मैक्स की वैल्यू मैक्स 0.003 मैक्सिमम यूजेबल कंप्रेशन स्ट्रेन पे पहुंच जाती है तो हम कहते हैं यहीं पे फेलियर है, ये फाइनल फेलियर है। तो चूंकि हमने फाइनल फेलियर को डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ रीचिंग द मैक्सिमम यूजेबल कंप्रेशन स्ट्रेन इन द एक्सट्रीम concrete compression fiber, so increases in either the concrete strength or section width, they do cause a significant increase in curvature at failure। So इनकी वजह से ये जो फिगर है, लेट मी चेक दैट फिगर, आप देख सकते हैं कि इनमें बेसिक के मुकाबले में फेलियर के टाइम पे देयर इज अ हायर फाई कर्व, फाई प्रोड्यूस होता है, यानी थोड़ा सा ज्यादा डक्टाइल है बेसिकली ये, ठीक, ज्यादा डक्टिलिटी इंप्रूव कर लेंगे आपकी FC प्राइम अभी बढ़ाने से, बट दे विल नॉट इंक्रीज योर मोमेंट कैपेसिटी। सो दिस वाज द फाइनल डिस्कशन। यहाँ से कर लेता हूँ। लास्ट वेरिएबल जो यहाँ डिस्कस किया गया है, इट इज द एडिशन ऑफ कंप्रेशन जोन रीइंफोर्समेंट AS प्राइम इक्वल टू 1/2 ऑफ द एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट। अगर मैं इस टेबल पे जाऊं तो इस टेबल में चूंकि लिस्ट डाउन इसलिए नहीं किया गया कि यहाँ पे यानी ये जो हमारा आखिरी सेक्शन है यहाँ तक तो हमारे डिस्कशन कंप्लीट हो गई। अगला जो हमारा सेक्शन है इसमें और हमारा बेस सेक्शन में ये फर्क है, इस बेस सेक्शन में AS प्राइम 0 है, कोई कंप्रेशन साइड पे रिइंफोर्समेंट नहीं डाली। या अगला जो हमारा सेक्शन है इसमें हमने इन्हीं प्रॉपर्टीज को रिटेन किया और चेंज क्या किया है, वी हैव एडेड स्टील इन द कंप्रेशन जोन। उस वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इफेक्ट पड़ेगा, ये जो आपको AS प्राइम इक्वल टू 0.5 AS नजर आ रहा है, ये इफेक्ट हुआ है। ये बेसिक सेक्शन है, ये वो सेक्शन है जिसकी बाकी प्रॉपर्टीज वही हैं जो बेसिक सेक्शन की है, लेकिन हमने कंप्रेशन साइड पे भी स्टील डाल दिया, कितना डाला है, हाफ ऑफ AS डाल दिया। तो उससे आपको क्या चेंजेस नजर आ रही है, लेट्स क्विकली गो थ्रू दोस चेंजेस। The last variable discussed here is the addition of compression zone reinforcement, AS prime equal to 1/2 of the area of tension reinforcement. This variable is not listed in figure in that previous table because all of the other cross-section values are set equal to those listed. For the basic section, as shown in figure 4-12. As shown in figure 4-12. The addition of compression reinforcement has very little effect on the moment strength of the beam section. Keep in mind, addition of compression reinforcement
वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द मोमेंट स्ट्रेंथ ऑफ द बीम सेक्शन. ये बहुत जरूरी है समझना. आगे हम डबली रिइंफोर्स सेक्शन का डिजाइन पढ़ेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. एडिशन ऑफ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट, वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द मोमेंट स्ट्रेंथ ऑफ द बीम सेक्शन. ये देखें, इंक्रीज्ड यानी सॉरी एएस प्राइम जिसमें डाल रही है और जिसमें नहीं डाला कोई खास फर्क नहीं है मैक्सिमम मोमेंट कैपेसिटी में. ऑलराइट, मोमेंट के स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट हमने देख लिया. थर्ड हम क्या देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम क्या देखने जा रहे हैं. मोमेंट्स पे तो बड़ा कम इफेक्ट है मोमेंट स्ट्रेंथ पे, बट व्हाट डज इट, हाउ डज इट हेल्प? However, because the compression reinforcement carries part of the compression force that would be otherwise carried by the concrete in a singly reinforced beam, the required depth of the neutral axis is increased, and the section reaches a much higher curvature, higher ductility, before the concrete reaches its maximum usable strain. Thus, one of the primary reasons for using compression reinforcement will be to increase the ductility of a given beam section. ये point है, because compression reinforcement carries part of the compression force that would be carried by the concrete completely by the concrete in a singly reinforced beam. The required depth of the neutral axis is increased. Neutral axis की depth जितनी required है to reach equilibrium वो बढ़ जाती है. उस वजह से the section reaches a much higher curvature. यानी अगर आपके पास ये देखिएगा, मैं यही से एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ये किसी और पर्पस के लिए ड्रा किया था. अगर आपका जो डेप्थ है आपकी, अगर ये बढ़ जाए जो एक्सिस की, तो आपके पास हायर कर्वेचर की वैल्यू अटेन हो सकती है करस्पॉन्डिंग टू एडिशन ऑफ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. I would highly recommend कि आपने इस आर्टिकल 4-1 और 4-2 ये दो आर्टिकल्स अभी हमने कवर किए हैं जेम्स के वाइट की बुक के चैप्टर नंबर 4 के. इनको आपने अच्छी तरह से बुक को एटलीस्ट 2 times रीड कीजिएगा. यू विल बी लाइक यू मस्ट गो थ्रू दीज 2 आर्टिकल्स टाइम एंड अगेन. बार बार इसको रीड कीजिएगा, मास्टर कर लें इन 2 आर्टिकल्स को. नेक्स्ट हमने फिर डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन एंड फ्लेक्सिबल थ्योरी फॉर डिजाइन. आपकी असाइनमेंट मैं इसी जगह पे दे रहा हूँ. आपने ये जो बेसिक सेक्शन है इसका और ये जो बाकी सेक्शंस ड्रॉ हुए हैं, यानी जितने यहाँ पे ये मोमेंट कर्वेचर डायग्राम्स ड्रॉ हुई हैं, इन डायग्राम्स को आपने खुद से प्लॉट करना है यूजिंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. जो पहले प्रोसीजर जनरल प्रोसीजर डिस्कस की, ये आपकी असाइनमेंट है. ये सबमिटेड, ये 2 वीक्स आपके पास टाइम है. आज अगर 30 जून है तो आपने ये सबमिट करवाना है मुझे. नेक्स्ट क्या बन जाएगी, 14 जुलाई को आपने ये असाइनमेंट सबमिट करी. ये मैं आपको अलग से व्हाट्सएप में नहीं बताने लगा. आई वांट टू मेक श्योर कि जिसको जो लेक्चर एंड तक देख ले वही उसी को असाइनमेंट का पता चलेगा. और नेचुरली आई वांट यू टू फर्स्ट गो थ्रू द लेक्चर एंड देन डू द असाइनमेंट. आप समझ सकते हैं इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. सो प्लीज इसकी मैं अभी तक मेरे ख्याल से शायद मैंने कोई असाइनमेंट और नहीं दी है. दिस इज द ओनली असाइनमेंट सो फार आई हैव गिवन. तो आप अभी आप बड़े हो चुके हैं, 6ठे सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हैं. जब असाइनमेंट्स थोड़ी हो तो फिर एक असाइनमेंट यानी उन असाइनमेंट्स की वेटेज बढ़ जाती है, क्योंकि और फिर अभी इस वक्त जो हमारा ऑनलाइन होने की वजह से सिस्टम, असाइनमेंट्स को मैं ज्यादा वेटेज दूंगा. सो प्लीज मेक श्योर कि आप इन जितनी डायग्राम्स यहाँ पे प्लॉट हुई हैं, यू हैव टू रीड्रॉ दिस प्लॉट्स यूजिंग योर ओन कैलकुलेशन. एक्सेल शीट पे कर लें. मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां पे आप अपनी फाइल अपलोड करके मुझे शेयर करेंगे, जो हम पहले भी यूज करते रहे ओटस के ऊपर. आपको मैं वहां पे बना दूंगा, आपने वहां पे ये जमा करवानी है. यू हैव टू सबमिट ऑल योर डिटेल्स. ग्राफ आपने कैसे प्लॉट किया, इसका मैं और आपसे वाइवा कंडक्ट करूंगा जस्ट टू क्विकली सी कि आपने खुद से काम किया या नहीं किया. सो दिस इज योर असाइनमेंट. 2 वीक्स का आपके पास टाइम है. ये आपको 14 जुलाई को सबमिट करवानी है. नो लेट सबमिशन प्लीज. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.